हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 11.5 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर। अल्कोहल वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कम्पेयर टू द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। अगर एक अल्कोहल है और एक कोई और हाइड्रोकार्बन है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, अल्कोहल है वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा पानी में एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया मिथेनॉल CH3OH। अब मिथेनॉल का जो कंपैरेबल हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? इथेन होगा। ठीक है, तो मिथेन और इथेन अगर हम लोग लेते हैं तो मिथेनॉल क्या होगा? ये होगा सोल्यूबल इन वाटर और ये होगा इनसोल्यूबल या इमिसिबल। सो यही हमें डिस्कस करना है कि क्या होना चाहिए और ऐसा क्यों है कि ये अल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल है। अब जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फॉर एग्जांपल ए कंपाउंड को आप बी कंपाउंड में मिक्स कर रहे हो, ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। तो अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये दोनों तब डिसॉल्व होंगे अगर उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो काफ़ी आसपास होंगी, मतलब सिमिलर होंगे। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी का हमारे पास क्राइटेरिया क्या आ गया? शुड हैव सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। अब ये इसमें हमारे पास सॉल्यूट ये है, एक सॉल्यूट ये हो गया और एक सॉल्यूट ये हो गया, और हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वो है H2। अब H2 के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो कौन सी होती हैं? इनके पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आपको पता ही है, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया। वाटर है और वाटर के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, FON, ये तीन ही एलिमेंट चाहिए होते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है और दो हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना प्रेफर करेंगे। सो इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखा सकते हैं, ये तरह से भी दिखा सकते हैं। अब जो कंपाउंड जो उसके अंदर डिसॉल्व होगा उसके पास भी सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होनी चाहिए। अगर सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हो वो बहुत आराम से सोल्यूबल हो जाएगा। तो हम चेक करना पड़ेगा कि मिथेनॉल में और इथेन में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ट्रेंड कैसे जाएगा। सबसे पहले आता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, फिर डायपोल डायपोल, फिर आयन डायपोल आता है, फिर H बॉन्डिंग आएगा एंड देन आयनिक आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये वाले जो होते हैं ना ये कंपैरेबल होते हैं। तो वंडर वाल फोर्सेस जिसके पास हैं और जिसके पास डायपोल डायपोल होते हैं, सिंस ये बॉर्डर पे है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होंगे ना जिनके पास डायपोल डायपोल मूवमेंट होगी और जिनके पास वंडर वाल फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। और डायपोल डायपोल और आयन डायपोल वाले भी एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। आयन डायपोल और H बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। H बॉन्डिंग और आयनिक वाले एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो कंपाउंड हैं, दोनों वंडरवॉल हैं, फोर्सेस दिखा रहे हैं, तो वो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं सल्यूट है और एक हो गया सॉल्वेंट। तो सल्यूट के पास मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर सल्यूट के पास 1 है वंडरवॉल फोर्सेस और सॉल्वेंट के पास भी 1 वाली फोर्सेस है तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से सल्यूट और सॉल्वेंट के पास 2 वाली फोर्सेस हैं, 3 वाली फोर्सेस हैं, 4 वाली फोर्सेस हैं और 5 वाली फोर्सेस हैं, दोनों के पास सिमिलर हैं तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखेंगे।
लेकिन वन वाला 3 में डिसॉल्व नहीं होगा, 2 वाला 4 में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और 1 वाला आप मान सकते हो 4 में डिसॉल्व नहीं होगा, ऑलमोस्ट लिख दिया, 1 वाला 2 में डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा और 5 में नहीं होगा। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास एच बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो सबसे कॉमन फोर्सेस जो हमारे पास होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये 3 ही होती हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। एक हो गई वन डबल फोर्सेस, ये हर कंपाउंड के पास होती है। एक हो गई डायपोल डायपोल, और एक हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयन डायपोल तो बहुत ही कम दिखाई देती है, आयन होंगे तो वो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। सो और आयनिक भी होते नहीं है कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में, तो ये तीन होंगे। तो वन डबल फोर्सेस वाले डायपोल डायपोल के साथ तो डिसॉल्व हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन वाले 3 के साथ डिसॉल्व, सॉरी 4 के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं CH3OH की। तो इसके पास ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा अगर उस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो है ही। तो यहाँ पे दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? H बॉन्डिंग, ठीक है। इसको A के पास, तो A के पास H बॉन्डिंग है और ये सोल्यूट है, सोल्यूट के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्वेंट के पास भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अल्कोहल क्या होगा? मोस्टली सोल्यूबल होगा किसमें? H2 में। लेकिन अगर हम लोग B की बात करें CH3, तो इसके पास तो सिर्फ एक ही फोर्स हो सकती है, वो कौन सी? वैन डर वाल फोर्सेस। आपको ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्सेस अगर नहीं है तो वैन डर वाल फोर्सेस जरूर होगी। हर कंपाउंड के अंदर वैन डर वाल फोर्सेस होती है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो वैन डर वाल फोर्सेस हैं इसमें, लेकिन सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, और वाटर के पास क्या है? H बॉन्डिंग है। तो ये वैन डर वाल फोर्सेस वाला कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता और इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनके पास क्या होगा? वैन डर वाल फोर्सेस होगा। डायपोल डायपोल किसके पास होती है? जैसे एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, इनके पास डायपोल डायपोल मूवमेंट होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास होती है? जैसे HF हो गया, H2 हो गया, अमीन्स हो गए, इन सब के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन किस में सोल्यूबल होना चाहिए।